अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम माजदत के साथ मैं हूँ शाहिद मेतला। पीटीआई का पिछले 6.5 साल से एक फॉरेन फंडिंग का केस इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे इल्तवा है। 75 से ज़ायद स्क्रूटनी कमेटी 2 साल पहले जो बनी थी उसकी भी पेशियाँ हो चुकी हैं, लेकिन मुसलसल पीटीआई की जानिब से डिले किया जाता रहा है। डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए जाते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहले स्टे ऑर्डर भी लिया गया था पीटीआई की जानिब से, जिसको बाद में खारिज भी करवा दिया था अकबर एस बाबर ने, जो कि बानी रहनुमा है पीटीआई के। पीटीआई पर बुनियादी तौर पर इल्ज़ाम ये है कि फॉरेन नेशनल से उन्होंने फंडिंग हासिल की है, जो कि लॉ के तहत इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट है 2017 उसके तहत प्रोहिबिटेड है कि किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट से, मल्टीनेशनल कंपनी से और फॉरेन नेशनल से फंडिंग हासिल नहीं की जा सकती। इलेक्शन की गरज से या किसी भी दूसरी गरज से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग नहीं ले सकती। लेकिन कुछ ऐसे शवाहिद थे अकबर एस बाबर के पास जिनके तहत पीटीआई ने गैर ममनुआ फंडिंग हासिल की अमरीका से और दीगर ममालिक से भी। दुबई का भी नाम लिया जाता है। तो वो केस जब अकबर एस बाबर ने दायर किया इलेक्शन कमीशन में, तो उसके बाद से पीटीआई मुसलसल उसको डिले करती चली गई और अब 6.5 साल हो गए हैं। अब अपोजिशन की जानिब से ये भी फैसला सामने आया है कि वो 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे कि ये फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है, चूँकि इसको 6 साल से ज़ायद अरसा हो गया हुआ है। मैं आपके साथ थोड़ा सा इलेक्शन जो एक्ट है हमारा 2017 का, उसकी 1-2 क्लॉजेस शेयर करना चाहता हूँ। 204 है एक क्लॉज जिसके तहत प्रोहिबिटेड है कि कोई भी फॉरेन फंडिंग हासिल नहीं की जा सकती और कोई भी कंट्रीब्यूशन या डोनेशन अगर लिया जाएगा तो उसको कन्फिस्केट इलेक्शन कमीशन कर सकता है। अच्छा, फिर 210 है एक क्लॉज इलेक्शन एक्ट का, वो ये कहता है कि जो भी फॉरेन फंडिंग आएगी या किसी भी ज़राए से कोई फंडिंग आएगी, फॉरेन फंडिंग का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि फॉरेन नेशनल ही देगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो फंडिंग होगी वो लीगल है, लेकिन कोई फॉरेन नेशनल या फॉरेन गवर्नमेंट देगी तो उसको फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी ट्रीट किया जाएगा, तो वो प्रोहिबिटेड है लॉ के मुताबिक। इसमें 210 जो क्लॉज है इलेक्शन एक्ट का, वो कहता है कि तमाम जो सोर्सेज की इंफॉर्मेशन है फंड्स की वो देनी होगी पॉलिटिकल पार्टी को, और अगर ऐसा नहीं होता तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। अच्छा, 212 है इलेक्शन एक्ट का जो क्लॉज है, वो कहता है डेजोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है अगर कोई पार्टी फॉरेन फंडिंग हासिल कर रही हो, उसको कंसीडर किया जाएगा फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी, उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन डिक्लेरेशन देगा और फिर वफाकी हुकूमत 15 दिन के अंदर रेफरेंस भेजेगी सुप्रीम कोर्ट में और वो पार्टी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं पीटीआई के लिए। इस पर हम बात करेंगे। कवर दिलशाद साहब हमारे साथ होंगे और दूसरे हिस्से में हम ये बात करेंगे कि पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है, चूँकि अब ये कहा जा रहा है कि जो पीपल्स पार्टी है उसकी लाइन बिल्कुल डिफरेंट हो गई हुई है। कोई भी इशू है, इस्तीफ़ों का था पहले, तो इस्तीफ़ों पर अभी भी पीपल्स पार्टी हमें डिस्टेंस पर नज़र आती है, जो BMLN है या JUIF है। इसी तरह से इस्तीफ़ों का भी मामला था, 31 दिसंबर तक इस्तीफ़े जमा करवाए जाने थे तमाम PDM की लीडरशिप को, लेकिन पीपल्स पार्टी के इस्तीफ़े जमा नहीं हुए, बाकियों के हो गए हैं। तो पीपल्स पार्टी के साथ कोई डील हुई है, डील की भी बात हो रही है, डील की भी बात हो रही है, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ ज़रूर है। पीपल्स पार्टी का स्टैंस बिल्कुल चेंज है। इसकी वजह क्या है? पहले कहा जा रहा था कि शायद गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत उनको दे दी जाए। बहुत अहम मीटिंग्स का भी तस्करा होता रहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गिलगित जाने से पहले कुछ अहम मीटिंग्स भी यहाँ इस्लामाबाद में करके गए हैं। इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च और धरने पर तजब्जुब का शिकार है, इस्तीफ़े देगी नहीं देगी, और पीडीएम का तो फिर वाज़े तौर पर मुस्तकबिल तारीख नज़र आता है। जैसे हुकूमत कहती है कि इनमें डिवीजन है, एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है और इनकी ओपिनियन डिफरेंट है, इनकी डिसीजन मेकिंग डिफरेंट है और पूरे इस्तीफ़े नहीं आएंगे। तो इसमें तो अभी तक ये लग रहा है कि राउंड 1 जो है वो वफाकी हुकूमत जीत चुकी है, क्योंकि डिवीजन पीडीएम की जमातों में काफ़ी ज़्यादा है। कवर दिलशाद साहब से भी बात करते हैं। दिगर मेहमान हमारे साथ फैसल करीम कुंडी साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। बाज़ा हमीद साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा है, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगी। और अहमद जवाद साहब पीटीआई के सीनियर रहनुमा हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। कवर दिलशाद साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। मुझे ये बताइएगा, जो इलेक्शन एक्ट का 204 है आर्टिकल, वो तो ये कह रहा है कि
फंड्स जब्त हो जाएंगे तो उसको 212 के साथ मिला के पढ़ा जाएगा, तो फिर डेजोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी होगी, कैसे होगा? नहीं जी, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन 204 बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर आपने रोशनी डाल दी, और उसके बाद आपने उसके फॉलो पे आपने 210 का जिक्र किया और 212 का जिक्र किया। ये तीनों जो सेक्शन जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अब मामला ये आ रहा है कि तकरीबन 6.5 साल से तहरीक इंसाफ का जो फॉरेन फंडिंग केस है या पॉलिटिकल पार्टी के तहत उन्होंने जो जमा करवाए गोशवारे, उनको चैलेंज कर दिया एस अकबर बाबर ने, जो अभी तक वो केस जेर समाअत है। इसकी सबसे बड़ी अहम बात नजर ये आ रही है कि वकील हैं तहरीक इंसाफ के, तो उन्होंने ये बाकायदा एतराफ़ किया है कि जो फंडिंग आई है ममनुआ तो तरीके से आई या फॉरेन फंडिंग आई, वो पार्टी ने कुछ एजेंट्स मुकर्रर किए थे, और उन एजेंट्स की कंपनियों के जरिए अगर फंडिंग आ गए हैं तो इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक इंतहाई कमज़ोर उन्होंने दलाइल पेश किए हैं, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि किसी ना किसी तरीके से ममनुआ फंडिंग जो है वो तहरीक इंसाफ के अकाउंट में आ चुकी है। अब वो सहारा ले रहे हैं कि इसका हमारा कोई ताल्लुक नहीं। जैसे आपने इशारा किया 204 का, वो 204 के हम कहेंगे उसमें तो किसी एजेंट्स का या कोई जिक्र नहीं है। उसमें लिखा है कि कोई भी कंपनी, कारपोरेट कंपनी, कोई थिंक जी। टैंक या जैसे भी कोई इदारे हैं जो गैर मुल्की शहरत के हामिल हैं, वो किसी पार्टी को फंड देने के मिजाज नहीं है। अब ये मामला बहुत सीरियस इख्तियार करता जा रहा है, संगीन अच्छा, मामला हो मुझे रहा है। कंवर साहब और एक सवाल का जवाब दीजिए। मुझे ये बताइए कि 204 के तहत कन्फिस्केशन है, वहां पे डेजोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो मुझे बताइए कि डेजोल्यूशन तो प्रोसीड वफाकी हुकूमत की तरफ से की जाएगी। नहीं नहीं, उसमें ये होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये अख्तियारात हैं कि वो हुक्म जारी करेंगे कि जो आपके ममनुआ फंडिंग आए हैं वो बहक़ सरकार जब्त हो जाएगा। अगर आपका रूल देखेंगे तो उसमें बाकायदा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हेड भी दिया हुआ है जी। कि उस हेड में आपने ये तमाम रकूम जमा करवाएंगे, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हुक्म जारी होगा। उसमें वफाकी हुक्म का ताल्लुक नहीं, क्योंकि अपनी गवर्नमेंट है। तो लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन जो हुक्म जारी करेगा कि ये उसको आप जब्त कर लें बहक़ सरकार, तो पार्टी की साख जो है उस पर सवालिया निशान बन जाती है। अब आप आगे आइए, इसके इसके असरात क्या होंगे, साइड इफेक्ट क्या होंगे, इसको आप आगे पढ़ें। अब जो कोई ये बनाया ना उन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017, ये बड़ा इन्होंने इंतहाई गैर दानिशमंदाना और गैर किसी विजन के तहत उन्होंने बनाया है। मुझे मैं अगेन अपना था सवाल रीफ्रेज करता हूं कंवर साहब, मुझे ये बताएं कि देखिए कन्फिस्केशन हो गई है, अब डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है, तो वफाकी हुकूमत का इख्तियार है ना कि वो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजेगा। 212 तो यही कह रहा है, 213 भी यही कह रहा है। इस पर रेफरेंस तो अभी वफाकी हुकूमत पर बाद में आएगी। पहले आप आगे चलिए, जब यूं ही ये जब आपने इलेक्शन कमीशन ने जब्त कर लिए कि जितने भी ममनुआ फंडिंग है उसके असरात पड़ेंगे जाकर जो हमारा सिंबल एक्ट 2017 का जो है उसमें 215 पढ़े आप। उसके 215 में ये लिखा हुआ है सिंबल एक्ट में कि अगर कोई पार्टी जो किसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो जाती है सेक्शन 210 के तहत, तो उस पार्टी का सिंबल जो है वो विड्रा करने के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। अब अगर ये फंड जब्त हो जाते हैं, अब ये फंड जब्त हो जाते हैं 204 के तहत, फिर वो 210 में आता है कि इन्होंने जो गोशवारे जमा करवाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 2014 में अपनी पार्टी के एसेट लाइबिलिटी, वो मुतनाज़ा हो गए, उसको इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया, उसको रिजेक्ट कर दिया, और उनकी फॉरेन फंडिंग जो आई है ममनुआ वो जब्त कर ली। तो उनका सिंबल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान विड्रा कर सकता है, और जब वो सिंबल विड्रा करेगा तो ज़ाहिर है पार्टी की रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाती है। ये बड़े इसके तो ये बड़े सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस आप बता रहे हैं, तो इसके नतीजे में पीटीआई की हुकूमत खत्म हो सकती है, आप ये कह रहे हैं? खत्म नहीं हो जाए, खत्म नहीं होगी। इसके बारे में जब आपने जो आर्टिकल 212 का जिक्र किया, सेक्शन 212 का जिक्र किया, उसके तहत वफाकी हुकूमत तो नहीं जा सकती, वफाक तो नहीं जा सकता, तो फिर तहरीक इंसाफ जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, अपील करेगी। उसमें लिखा हुआ है, आप 212 पढ़े, 214 पढ़े, उसमें लिखा है कोई भी फैसला इलेक्शन कमीशन आएगा वो 30 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील करने का रास्ता दिया हुआ है। लेकिन मैं आपकी वसातत से यह कहना चाहता हूं
कि मोहतरम वजीर आजम साहब को उनके जो दानिश्वर हैं या उनके आईनी माहरीन हैं, बिल्कुल सही। उन्होंने उनको अंधेरे में रखा हुआ है, उनको बिल्कुल अंधेरे में ठीक है। रखा हुआ है। उनको सही हकायक नहीं बयान किए जा रहे। अगर उनको सही हकायक बयान जारी करें तो फिर वजीर आजम साहब जो है उसका कोई रास्ता निकाल बिल्कुल देंगे। ठीक। कंवर दिलशाद साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे फैसल करीम कुंडी साहब, माइजा हमीद साहबा और अहमद जवाद साहब हमारे साथ होंगे। फॉरेन फंडिंग और पीडीएम के मुस्तकबिल पे इनसे बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अहमद जवाद साहब, मुझे ये बताइए, 6.5 साल से आप छुपे बैठे हैं, चोरी नहीं की तो आप छुप क्यों रहे हैं? मेतला साहब, आपकी भी गुफ्तगू सुनी, हमारे एक्सपर्ट हैं कंवर दिलशाद साहब, उनकी भी गुफ्तगू सुनी। और अगर आप बुरा ना मनाएं तो ये सारी गुफ्तगू मुझे काफी इररेलेवेंट लगी। अब आप हो सकता है पूछें कि वाई इररेलेवेंट, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि 6.5 साल आप कहते हैं जी छुप के बैठे हुए हैं। इन 6.5 सालों में 4 साल पीएमएलएन की हुकूमत के हैं कि जिसमें हम सिर्फ एक्यूज्ड हैं, ना हम हुकूमत में हैं, ना हमारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर लेते रहे हैं अहमद साहब, स्टे ऑर्डर्स, एडजर्नमेंट्स लेते रहे हैं। मेतला साहब, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं जवाब दूंगा, अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो मैं हर दफा चुप हो जाऊंगा, क्योंकि आप इस गुफ्तगू के जिसे कहते हैं ना मास्टर ऑफ कन्वर्सेशन है। जी 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 जी, आप कंटिन्यू कीजिए कीजिए कीजिए। जी, आपकी इजाजत होगी तो मैं कंटिन्यू करूंगा। आपके सारे सवालों के जितनी बातें हुई हैं उनका जवाब भी दूंगा और ये भी साबित करूंगा कि अभी तक डिस्कशन इररेलेवेंट हो रही थी। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पहले तो ये थोड़ा सा हिसाब किताब दुरुस्त कर लें कि 6.5 साल से छुप के बैठे हुए, 4 साल पीएमएलएन की गवर्नमेंट, उनका इलेक्शन कमीशन जिनसे हमारी जंग भी चल रही थी, और 4 साल में हमारे खिलाफ अगर कोई सबूत थे या कोई हमारे खिलाफ कोई ऐसी चीजें थी तो वो फैसला हो जाना चाहिए था। चलें जी, 4 साल को छोड़ दें, अब 2.5 साल हमारे आ गए। अब इन 2.5 सालों में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपना के पीटीआई को भी कहा, पीपल्स पार्टी को भी कहा और पीएमएलएन को भी कहा कि आप अपने फॉरेन फंडिंग के तमाम डेटाबेस जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएं। ये आई थिंक सितंबर 2020 का ये डेडलाइन दी गई थी और उसके बाद उस डेडलाइन में 2-3 डेट्स और दी गई। आज की तारीख तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और पीएमएलएन ने अपने गोशवारे फॉरेन डेटाबेस के नहीं जमा करवाए कि जिसमें 10 करोड़ रुपया नवाज शरीफ के अकाउंट में आता है, जिसमें मार्क सीगल की पेमेंट होती है, जिसमें जरदारी बिलावल को पैसे भेजता है और जिसके पीछे फॉरेन कंपनी है। आज की तारीख तक उन्होंने अपना डेटाबेस पेश नहीं किया। अब मैं आ जाता हूं अहमद जवाद साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आ जाता हूं। एग्जेनोरेशन तो किसी को भी नहीं है, वेवर किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। आपका केस तो पहले से दायर हुआ है, 4.5 साल हो गए और इनके केसेस को तो अभी 4 साल हुए। मैं दोबारा आता हूं आपकी तरफ। फैसल कुंडी साहब, ये बताइए कि पीपल्स पार्टी भी अपने गोशवारे नहीं दे रही, 4 साल से तो आप भी एडजस्टमेंट्स पे चल रहे हैं और मुसलसल जो है कोई ना कोई एक्सक्यूजेस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेतला साहब, मैंने अपने जवाद साहब की भी गुफ्तगू सुनी और मैंने कंवर दिलशाद साहब की भी सुनी। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि पीटीआई जो है वो फॉरेन फंडिंग केस के पीछे जो है वो मतलब उससे राय फरार इख्तियार करना चाहती है। आपने बात ठीक है कि हमने पहले भी अदालतों का एहतराम किया है, हम अभी अदालतों का एहतराम करते हैं, इदारों का एहतराम करते हैं और हमें जो भी इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को चाहिए वो हम उसको मुहैया करेंगे। लेकिन अब वो मेरे पीटीआई के दोस्त हमेशा कहते ये पहले साबित करें फिर हम भी करेंगे। हम तो बहुत बुरे, सही तो मतलब है कि आप भी हमारे नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं, उसी को फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे केस में 2 चीज़ें हैं। हमारे खिलाफ कोई हमारी पार्टी का बुनियादी रुकन नहीं गया, इनके खिलाफ इनके पार्टी का एक बुनियादी रुकन गया है जो इनके पार्टी को जानता था, जिसके जो फंडिंग को जानता था। और इल्ज़ाम है कि आपको ऐसे मुल्कों से पैसे मिले हैं जिन मुल्कों पे आप अभी इल्ज़ामात लगा रहे हैं हमारे ऊपर कि हम शायद उनके एजेंट हैं। तो वो हम नहीं गए, आपके अपने ही मेंबर गए हैं, आपके अकबर एस अहमद गालिबन अबाबर, वो गए हैं इसमें कि आपके पार्टी के हैं जो आपके गालिबन अकाउंट्स भी दे, सब कुछ है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया आपके ऊपर कि ये चीज़ें हैं।
तो जब अपोजिशन ने डिसाइड किया कि हम 19 तारीख को पीडीएम ने डिसाइड किया कि हम इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेंगे और हम को बोलेंगे कि इस केस को फैसल साहब, एहतजाज करने को कोई मकसद होना चाहिए। ये तो ऐसे है जैसे आप इदारों को दबाव में लाना चाहते हैं कि इदारे आपके हक में फैसला दें। हम ये कहते हैं कि आप ये जो केस आपके पास पड़ा हुआ है, ये इस केस को आप जो है इसकी जल्दी जो है हियरिंग करें और इसका फैसला करें। अब बात हो रही है 6 साल की, तो ये फैसला कब होगा? 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल? पाकिस्तान में तो ये होता है ना, जब चीजें गुजर जाती हैं और सालों बाद। अब मुझे बताएं, भुट्टो साहब को शहीद कर देंगे, टांग देंगे, बाद में उसके चीफ जस्टिस आपके भी फॉरेन जो फंडिंग का इशू तो आपका भी खासा क्रिटिकल है, कहा जा रहा है कि आप भी नहीं, आपको भी फॉरेन फंडिंग हुई है। देखिए, हम तो अपने प्रोवाइड करेंगे ना। मैंने कहा कि हमारे उनमें ये फर्क है कि हमारे जो हैं हमारे अपने नहीं गए, इनके तो अपने गए हुए हैं, उन जिनको पता है कि कहाँ से आए हुए हैं। हमारे तो चलो इन्होंने किया है, किसी ने किया वो किया, लेकिन फिर मैं इनकी बात आर्गूमेंट से फिर मैं इतफाक करता हूँ, चलो मान लिया जाए फॉर टाइमिंग, कहते हैं इकट्ठे फैसला हो, तो हम तो ये चाहते हैं कि जो एहतसाब अदालत हैं, जो नैब है, वो भी हमारे इकट्ठे फैसले कर लें। जो इनके पेशावर में 7.5 साल हुकूमत में वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर केस में है, परवेज खटक साहब किस केस में है, सीएम साहब किस केस में है, तो सारे अब बीआरटी का केस हम ले गए, ये सुप्रीम कोर्ट के भी छुपे हुए हैं। माइजा हमीद साहिबा, आप इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, दबाव में लाना चाहते हैं ताकि आपकी फेवर में फैसला हो और जो पोलिटिकल ओपोनेंट है उनके अगेंस्ट फैसला हो, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं जबकि इल्जाम तो आप पर भी हैं कि 10 करोड़ रुपए आपकी पार्टी के अकाउंट में आया, 6 करोड़ रुपया जो साबिक वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ साहब, उन्होंने अपने ज़ाती अकाउंट में मुंतकिल कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस बात पे शुरू करूंगी कि मेतला साहब, ये जो पीटीआई के मेरे कॉलीग हैं, उन्होंने एज यूजुअल जो बाकी सारे पीटीआई के लोग होते हैं वो चोर डाकू से शुरू करते हैं, तो चोर डाकू खेलना से इनका जो फॉरेन फंडिंग का केस है वो जो है बैक बेंच पे तो जा नहीं सकता। बात ये है कि इनको रियलाइज करना चाहिए कि फॉरेन फंडिंग का केस जो है इनके अपने ही मेंबर ने जो है ये इलेक्शन कमीशन में जमा कराया और हम इसको रेगुलरली अटेंड करते रहे ड्यूरिंग द गवर्नमेंट, और उस वक्त भी ये लोग जो हैं इस पे डिले जो है लेते रहे, और उस वक्त जो है ऑब्वियसली ये इलेक्शन कमीशन ने इसको जो है डिले किया एंड उन डिलेज की वजह से जो है फैसला नहीं आ सका, और अब जब दबाव ज्यादा बढ़ता जा रहा है तो इन्होंने स्टे ले लिया है। तो उसके बाद जी प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट आती है, जिस तरह वो हमेशा करते हैं कि वो बरी ज़िम्मा हो जाते हैं जब भी उनके ऊपर एक इल्ज़ाम आता है, कि इंस्टेड के वो उसको ओन करें और ये बताएं कि जी ये चीनी माफिया है, ये आटा माफिया है, इसका ये रीज़न है, इसका ये रीज़न है, या इन्होंने अपने कमीशन जो है वजीर आजम साहब ने अपने पास रख लिए हैं, ये कहना शुरू कर देते हैं कि हम तो इनको जानते ही नहीं है। बिल्कुल सही। इसमें जहांगीर तरीन को भी वो डिसोन कर चुके हैं एक टाइम पे। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो बात कह रहे हैं कि हमें जो फॉरेन फंडिंग में जो लोगों ने पैसे जमा कराए, कुछ लोगों ने, मेरा ख्याल है 33 अकाउंट है जिनका हम बात कर रहे हैं, 23 अकाउंट है, तो 23 अकाउंट में जो है हमने कहा है कि उसमें जो है हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वो जो क्लैरिफिकेशन है वो हमें दे दें। हम लोगों ने बिल्कुल नहीं कहा कि इनके जो है पार्टी को कहीं जाना चाहिए, पार्टी को कहीं आना चाहिए। हमारा पॉइंट ये है कि एक पार्टी जो पीटीआई गवर्नमेंट है उसका अगर जो है उन फंड्स के साथ ताल्लुकात है जो मुल्क दुश्मन है, उनका हमें जो है दूध का दूध पानी का पानी करके दें, और वो हमें नहीं करके दिया जा रहा। लेट मी कंप्लीट। अगर हम इदारों के पास जा रहे हैं या इदारों के में धरना दे रहे हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म में, हमारी डिमांड ये है कि इलेक्शन कमीशन या नैब जो है वो जो है वन साइडेड कार्रवाई ना करे, अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई होनी चाहिए। अहमद भाई, आपने तो अब एडमिट कर लिया है कि फॉरेन फंडिंग हुई है, लेकिन वो आपने नहीं की, इमरान खान साहब ने नहीं की, हालांकि उनके नाम पे है दोनों कंपनीज। आप ये अब एडमिट कर रहे हैं 6 साल के बाद कि जो फॉरेन एजेंट्स थे, जो आपके एजेंट्स थे, ये उनकी तरफ से हुई है और आपको एक्सोनरेशन मिलनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि सवाल से पहले जजमेंट नहीं देनी चाहिए। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये जो एजेंट वाला किस्सा है कि जिस पे कहा जा रहा है कि एडमिशन हो गया, बात ये है कि फारा एक कानून है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहां पे जब भी आप फंड रेजिंग करते हैं, पॉलिटिकल मकसद के लिए करते हैं या किसी कॉज के लिए करते हैं, आपको उस कानून के तहत एक एजेंट अपॉइंट करना होता है ताकि वो वहां के कानून की उन चीजों को पूरा कर सके। बिल्कुल ठीक हो गया। जो फंड रेजिंग वहां पे हुई, उस फंड रेजिंग को
उस अपॉइंटेड एजेंट के थ्रू नोटराइज्ड अटेस्टेड अमेरिका की जितनी भी जो कानूनी कार्रवाइयां होती हैं उसके तहत, उन डॉक्यूमेंट्स के तहत वो पैसा बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान में आया। पॉइंट आपका एस्टेब्लिश हो गया, बिल्कुल आपने वजाहत बड़े अच्छे तरीके से कर दी। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पीटीएम की सियासत पर बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। पीडीएम की सियासत किस रुख जा रही है? पीपल्स पार्टी हमें डिस्टेंस पर नजर आती है। फैसल करीम कुंडी साहब, पीपल्स पार्टी हमें बिल्कुल एक डिफरेंट स्टैंड के साथ नजर आती है। कल बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून कह रही है कि तहरीक अदम एतमाद लाने का फायदा ही नहीं है। जो सिस्टम है उसमें ऐसी कोई भी प्ली या ऐसी कोई भी ड्रिल कामयाब नहीं हो सकती। देखें, पीडीएम और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी डिफरेंट नज़र आ रही है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। और आपका हक बनता है, आप टीवी प्रोग्राम करते हैं, तजिया निगार होते हैं। अब यहाँ पर 10 पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक अलायंस है जिसमें हमने पहले जलसे किए हैं, फिर हमने रैलीज़ किए हैं। मुख्तलिफ रैलीज़ में जो हैं और जलसों में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने होस्ट किए, और फिर किसी जलसे में या रैली में कोई लीडरशिप ना आए तो उस पर वो होता है कि जी फासले में, और मसरूफियत भी होती है। फर्स्ट ईयर ना हो तो सेकंड ईयर, इस तरह लोग जाते हैं। अब देखें, अभी रिसेंटली मालाकंड में हुआ तो मरियम साहिबा नहीं थी, तो हमने तो ये नहीं कहा कि वो क्यों नहीं, या फिर बहावलपुर में हुआ चेयरमैन बिलावल साहब नहीं थे। तो ये चीज़ें होती हैं, कभी मसरूफियत और कभी अदम एतमाद की तहरीक। देखें, एक हमारे जमहूरी हक भी बनता है कि हम अदम एतमाद की तहरीक भी ला सकते हैं। और ये चीज़ें देखें, हमने 31 जनवरी तक प्राइम मिनिस्टर को स्टेप डाउन की एक अल्टीमेटम दिया हुआ। अगर वो नहीं होता तो उसके बाद जब फरवरी में पीडीएम की लीडरशिप बैठेगी, वो जो फैसला करेगी, चाहे वो अदम एतमाद का फैसला हो, चाहे वो लॉन्ग मार्च का हो, चाहे वो धरने का हो, चाहे वो इसका हो, क्या नाम है, इस्तीफों का हो। माइजा साहिबा, कहा जा रहा है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट आप दोनों के दरमियान हुआ है ना, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान, उसकी बुनियादी वजह ये हुई है कि एक तो जो दुरानी साहब की मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से, उसने भी काफ़ी सारे जो सस्पिशंस थे उसको बढ़ोतरी दी है, और दूसरी जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम ईसीएल से निकाला गया, फिर वो नवाज शरीफ से जाके मिले भी। तो पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि शायद आपकी कोई बातचीत चल रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो ये वजह बनी है कि पीपल्स पार्टी ने अपना जो है अलग से किबला एक तरह से बना लिया। अच्छा, पहले तो मैं दो चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहूँगी। हमारे पीटीआई के कॉलीग हैं, हम बड़ा एहतराम करते हैं, पर उन्हें शीशे दिखाने की बात की थी। तो शीशा दिखाने के लिए हमारे पास भी बहुत कुछ है। शीशा दिखाने के लिए हमारे पास आटा माफिया भी है, शीशा दिखाने के लिए हमारे पास चीनी माफिया भी है, शीशा दिखाने के लिए हमारे पास कब्जा माफिया भी है, और शीशा दिखाने के लिए हमारे पास जो है वो कूड़ा करकट भी है जो लाहौर में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ऐसी बातें करना कि जी हम उनको शीशा दिखाएंगे, शीशा दिखाना, शीशा अपने आप को अगर देख लें, अगर थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कर लें तो शायद चेंजेस आ जाएं गवर्नेंस में, परफॉर्मेंस में। ठीक है, फॉरेन फंडिंग बहुत बड़ा इशू है, लेकिन फॉरेन फंडिंग जो है इनके लिए बहुत बड़ा इशू इसलिए है बिकॉज दाल में कुछ काला है, और मेरा ख्याल है पूरी की पूरी दाल ही काली है, इसलिए जो है बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशंस आ रही हैं और डरे में हैं पीटीआई वाले। दूसरी बात ये है कि जो ये एजेंट्स की बात कर रहे हैं और ये इधर उधर की बात कर रहे हैं, देखिए हम लोग भी बेवकूफ नहीं है, हम लेजिस्लेटर्स हैं, एमएनएज हैं, हमें भी पता है, हम लोग इस केस को फॉलो करते रहे। लेट मी जस्ट कंप्लीट, 4 साल हम लोग इस केस को फॉलो करते रहे और हम हर हेयरिंग पे जाते थे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो एजेंट्स के थ्रू जो भी फॉरेन फंडिंग आती है, जो नोटराइज्ड होती है, जो ऑथेंटिकेटेड होती है, उसके फाइनल सिग्नेचर्स जो हैं वो पीटीआई का लीडर खुद करता है, वो इमरान खान साहब खुद हैं। सो ही इज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल, एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिबल कि कहाँ से फंडिंग आई है, क्यों फंडिंग आई है, और जो फॉरेन रेमिटेंस की बात कर रहे हैं उसको अलहदा रखें। आप उस फॉरेन फंडिंग की बात करें जिसके इंटरेस्ट की वजह से आप पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अब मुझे उस सवाल का जवाब तो दे दीजिए कि आपका और जो पीपल्स पार्टी का है सिलसिला वो एक पेज पर क्यों नहीं है, क्यों डिफरेंस नजर आ रहा है, डिस्टेंस क्यों नजर आ रहा है, ट्रस्ट डेफिसिट क्यों नजर आ रहा है? साहब, ये तो पीटीआई की ख्वाहिश है, और एक तो इस तरफ से डरे भी हुए हैं कि पीडीएम पे 10 जमातों का प्लेटफॉर्म है, और 10 जमातें जो हैं वो हर सूबे की रिप्रेजेंटेशन करती हैं,
और वो 10 जमातें जो हैं वो इकट्ठे खड़ी हुई हैं और जहां जहां जाती हैं वो अवाम का बयानिया और उनका अपना बयानिया जो है वो आपस में मिलता है और अवाम जो है बहुत ज्यादा जो है नंबर्स में बाहर निकलती है। आई विल गो देयर। जब हम बिलावल भुट्टो को या मरियम नवाज साहिबा को स्टेज पे देखते हैं या दीगर रहनुमाओं को स्टेज पे देखते हैं तो आप देखते हैं, आपकी कैमरा की आंख दिखाती है कि अवाम महंगाई से तंग है, अवाम जो है इनकी लैक ऑफ गवर्नेंस से तंग है, इसलिए वो बाहर सड़कों पे आ गई है। अब इमरान खान साहब इस चीज से भी घबराए हुए हैं और पीडीएम के धरनों से भी घबराए हुए हैं कि अब जो फाइनल जो 19 को हो रहा है इलेक्शन कमीशन के सामने, ये इस पे जो है हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि इस केस को एक्सपेडाइट किया जाए। दूसरा जो है आप कह रहे हैं कि जो है पीपल्स पार्टी हमारे साथ खड़ी, पीपल्स पार्टी जिस तरह फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा, पीपल्स पार्टी क्या पूरी 10 जमातें हमारे साथ खड़ी हैं और मरियम नवाज साहिबा पर तो राजी नहीं हुए, वो तो तहरीके अदम एतमाद ला रहे हैं। तहरीके अदम एतमाद लाने पर आप राजी हैं, रजामंद हैं? बात यह है कि ओपिनियन देना, बात करना, फैसले करना और फैसले करना जो है उनमें फर्क होता है। फैसले होते हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज को 10 जमातों को मिलके इकट्ठे करके जमहूरियत जो का तकाजा है, आइन का जो तकाजा है उसको फॉलो करके फैसले होते हैं। तो अगर पार्टी के पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कोई भी लीडर कोई बात कर देता है, इसका ये मतलब नहीं होता कि पार्टी जो है वो आप कह रही है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अगर आप मुझे लेट मी कंप्लीट देखिए, बात ये है कि हौसले से बात सुन लेना। बात यह है कि अगर एक पेज पे ना होते तो भी हम लोग अलग-अलग हो जाते हैं, आप लोगों को सामने नजर आ जाता। अब अगर पीटीआई की ख्वाहिश है या वो चाहते हैं कि जी हम अलहदा हो जाएं या हमारे में लड़ाइयां हो जाएं, वो नहीं होंगी क्योंकि हम आइन और कानून की जंग लड़ रहे हैं और हम वो जंग लड़ रहे हैं जिसमें जो है आइन और कानून को की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और अवाम का जो हाल इन्होंने कर दिया है वो आपके सामने। बिल्कुल ठीक है। अहमद जवाद साहब, आपने कोई पीपल्स पार्टी के साथ डील की है या कोई ढील दी है? बिल्कुल मेतला साहब, मैं इसी सवाल का सिर्फ जवाब दूंगा, मैं बाकी मेहमानों की तरह इधर उधर नहीं जाऊंगा। पीडीएम का जहां तक ताल्लुक है, देखें पीडीएम ने स्टार्ट अपना इस्तीफों के साथ किया, लॉन्ग मार्च के साथ किया, लेकिन आप देखें इन तीनों पार्टियों का जो इनके स्टेक्स डिफरेंट हैं और ये किसी एक चीज के ऊपर इन पे कंसेंसस पैदा नहीं हो रहा। सेनेट के इलेक्शन भी टाइम पे होने जा रहे हैं, जिमनी इलेक्शन भी टाइम पे होने जा रहे हैं और जो इनके लॉन्ग मार्च का कभी पिंडी तो कभी इस्लामाबाद, फिर इस्लामाबाद और फिर पिंडी, तो ये इससे क्लियर कट एक मैसेज ये मिलता है कि इनके दरमियान कोई कंसेंसस नहीं है और जब ये कंसेंसस नहीं इनके दरमियान होगा तो ये किस किस्म की एक अपोजिशन की कैंपेन कामयाबी से चला सकते हैं। तो ये इसलिए हमें इनसे कोई खतरा नहीं है। हम तो सिर्फ अब जिमनी इंतखाबात को देख रहे हैं, उसके बाद हम सेनेट के इलेक्शन को देख रहे हैं, उसके बाद हम लोकल बॉडीज के इलेक्शन को देख रहे हैं और उसके बाद आजाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को देख रहे हैं। ये बहरहाल अपनी टाइमलाइंस जो हैं ये काफी अरसे से हर 2-3 महीने की टाइमलाइन देते हैं, ये इसी तरह से टाइमलाइन इनकी बढ़ती जाएंगी। हमें इनकी तरफ से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है और जहां तक तहरीके अदम एतमाद का ताल्लुक है तो इनको दावत देता हूं मैं, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अगर आपके पास कोई मेजॉरिटी है, अक्सरियत है, तो ये तो जमहूरी हक है आपका। आप क्या सड़कों के ऊपर और लॉन्ग मार्च और इस्तीफे इन चीजों में क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हैं? जाएं पार्लियामेंट में और वहां जाके तहरीके अदम पेश कर दें। बिल्कुल ठीक हो गया, चैलेंज हो गया। फैसल करीम कुंडी साहब, अब ये बताइए तहरीके अदम एतमाद लाएंगे या इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है जो ज़ेरे गौर है? आखिरी सवाल है, फिर मैं माजा साहब। देखिए जवाद साहब मेरे बड़े अच्छे भाई और बड़े संजीदा पॉलिटिशियन और बड़े पीटीआई के जो आर्गूमेंट्स ये यहाँ पर दे रहे हैं, अगर ये इलेक्शन कमीशन में दे दें तो मेरे ख्याल में इनकी पार्टी का कुछ भला हो जाएगा, लेकिन वो गलत लोगों को गलत जगह पर भेज रहे हैं ना, मसला इनका ये। जहाँ तक आप देखें, बिलावल साहब ने कल तजवीज़ दी अदम एतमाद की, हमने पहले भी बहुत सी तजवीज़ें दी हैं, लेकिन मैंने पहले कहा कि पीडीएम में जब लीडरशिप बैठेगी वो फैसला करेगी कि हमने क्या करना है, तो पीपल्स पार्टी नून जो भी हम सब वही उस पर करेंगे, चाहे वो इस्तीफे हैं, चाहे अदम एतमाद है, चाहे लॉन्ग मार्च है, चाहे जेल बुरो तहरीक है, चाहे धरना है, वॉट एवर, चाहे पिंडी जाना है, चाहे इस्लामाबाद जाना है, चाहे जिधर जाना है, पीडीएम की लीडरशिप फैसला करेगी और हम उसको फॉलो करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। एक अवामी तासुर है, इसका भी जवाब दे दीजिए कि पीपल्स पार्टी जो है
वो अवामी प्रेशर पर उसने पीडीएम को कंडक्ट किया था, लेकिन अब डिस्टेंस कर रही है, तो ये लग रहा है कि शायद अवाम का भी प्रेशर आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी पर आने वाला है। देखिए, कोई अवामी प्रेशर इस चीज़ का नहीं था। देखें, पीपल्स पार्टी जमात थी जिसने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को इकट्ठा किया। शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन से मिले, शहबाज शरीफ साहब से बिलावल साहब लाहौर में, ठीक है। उधर शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं नौजवान कंधों पे अपना वो करता हूँ, और उन्होंने एपीसी बुलाई, सबको इकट्ठा किया, पीडीएम बनी। कोई प्रेशर लोगों का ये है कि हम महंगाई से रूल रहे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, आप देखें बाहर जाके। ठीक हो गया। माइजा साहब, तहरीक अदम एतमाद पर पीएमएल-एन हमें मुत्तफिक नजर नहीं आती, उनके ख्याल में इसका कोई फायदा नहीं है। मुझे ये बताइए कि धरना और लॉन्ग मार्च किस महीने होने जा रहा है? धरना तो होने जा रहा है 19 तारीख को। नहीं, ये तो एहतजाज है ना। मैं धरना, जो लॉन्ग मार्च होगा, फिर धरना होगा और फिर इस्तीफे होंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। देखिए, मार्च में या अप्रैल मेहता में? साहब देखिए, ये जो जल्दी की डिसीजन है ना, ये पीटीआई लेती है, उसके बाद पछताती भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज फिर इनको यू टर्न लेना पड़ता है। तो हम लोग जो हैं सियासी जमातें हैं, सीनियर सियासी जमातें हैं, हम एक्सपीरियंस वैसे इस्तीफों पर और बाकी मामलों पर तो यू टर्न आपने नहीं, बिल्कुल यू टर्न नहीं लिया। हमने लीडरशिप को इस्तीफे जमा कराए हैं। और आपने दुरानी साहब की बात की, सॉरी मैं उसको कंप्लीट नहीं कर सकी। कल अगर आपने नाब कोर्ट में देखा हो, मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज साहब के हमरा थी, और तो दैट मीन्स के पीएमएल-एन में आपस में जो बयानिया है और जो भी कोर्स ऑफ एक्शन है वो एक ही है। माइजा हमीद साहिबा, फैसल करीम कुंडी साहब, अहमद जवाद साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।